हेलो दोस्तों, ज्ञान कोचिंग सेंटर कानपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अनुराग चौहान आज आपके लिए लेके आया हूं जीएस के वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी और ये लगभग 10 सालों तक चली थी। और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी ये देख लेते हैं। भारत में खाद्य संकट उस टाइम बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तो उससे निपटने के लिए हरित क्रांति की जरूरत पड़ी। और इसका असर यह देखने को मिला कि 1997 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 व्हीट एक्सपोर्टर बन गया था, या कह लीजिए उत्पादक बन गया था। और भारत में जो इसके जनक हैं उनका नाम है एमएस स्वामीनाथन, और विश्व में इसकी शुरुआत का श्रेय दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। सेकंड क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना सन 1995 में की गई थी और भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं और विश्व व्यापार संगठन भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। हालांकि कुछ विषयों पर विश्व व्यापार संगठन और भारत में कई सारे मुद्दों पर विवाद चलता रहता है। जैसे कि विश्व व्यापार संगठन भारत से कहता है कि भारत को अपने फार्मर्स को सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, और भारत इस बात से सहमत नहीं है। और अभी हाल में ही जो मछली उत्पादन से रिलेटेड इशू है उसमें भी भारत सब्सिडी प्रोवाइड करता है, तो वो भी WTO को नापसंद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना सन 2009 में हुई थी। 2009 में ही इसका पहला समिट रसिया में हुआ था। और जब 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी तब शुरुआत में इसमें 4 देश थे, और 4 देशों में से एक भारत भी था। भारत के अलावा 3 और देश थे, रसिया, चीन और ब्राजील। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर बन गया था। और इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो संघाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? भारत में दास प्रथा का इतिहास बहुत पुराना है। अगर वर्तमान स्वरूप को देखें तो हम कह सकते हैं कि 1206 से भारत में दास प्रथा की स्थापना हुई थी, जब भारत में मामलुक डायनेस्टी आई थी। और इसका अंत करने का जो श्रेय दिया जाता है, या जो इसे बैन करने का श्रेय दिया जाता है, वो जब ब्रिटिश राज में 1843 में लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने रेगुलेशन 5 के अंडर इसको बैन किया था। लेकिन वर्तमान स्वरूप में भी दास प्रथा किसी ना किसी रूप में प्रचलित है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग के रूप में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। पूरे विश्व में कई सारे ऐसी महान हस्तियां हुई हैं तो जो भारत के धर्म दर्शन, भारत के वेदांत, भारत के अध्यात्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। तो उन्हीं में से एक थी मैडम हेलेना ब्लाडवर्स्की और अमेरिकन निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट। ये भारत के वेदांत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते थे, जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। तो इसीलिए 1875 में इन्होंने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ही भारत के धर्म दर्शन को समझने का था, भारत के वेदांत को समझने का था। और इसी वजह से 1879 में स्थापना के 4 साल बाद ये इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई शिफ्ट हो गया। और कुछ ही सालों बाद 1886 में 1886 में इसका मुख्यालय फाइनली चेन्नई के अडयार में स्थापित हो गया था। और श्रीमती एनी बेसेंट, जो बाद में कांग्रेस की जिन्होंने प्रेसिडेंट भी बनी, उन्होंने भारत में इसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया और ये इसकी मुख्य लीडर थी और इसकी प्रेसिडेंट भी थी। शिशु हत्या पर भारत में प्रतिबंध। भारत में शिशु हत्या का जो मुद्दा है वो आज ही नहीं, बहुत ज्यादा पुराना है। और भारत में सबसे पहले इसको प्रतिबंधित करने की जो कोशिश की थी वो अंग्रेजों के समय हुई थी। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है हमारे पास वो अंग्रेजों के समय का है। और 1795 में सबसे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में इसको प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा 1802 में भी इसके लिए कानून बनाए गए और 1870 में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर इसके लिए प्रॉपर कानून लेके आया गया, जिसमें फीमेल जो इन्फेंटिसाइड था उस पर बैन करने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8 जुलाई 2022 को जापान के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं की वजह से जापान और भारत के रिलेशन बहुत ज़्यादा आगे गए। भारत में जो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो जापान ही उसके लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो उस समय भी जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो शिंजो अबे ही थे। और इसी वजह से जापान और भारत के रिश्ते इतने मजबूत हुए, इनकी वजह से क्वाड की फॉर्मेशन का श्रेय भी इनको दिया जाता है। और इसी वजह से 2021 में भारत सरकार ने अपने सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया था। आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर को आप समझते होंगे कि समुद्र में चलता फिरता नौसेना का एक जहाज समझ लीजिए, या एक छोटा सा शहर समझ लीजिए, जिसमें एक साथ हजारों नेवल ऑफिसर्स रह सकते हैं। और इसमें फाइटर प्लेन जो होते हैं वो टेक ऑफ भी कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ जब ये चलता है ना, तो बहुत सारी 2-3 तो सबमरीन के साथ चलती हैं, बहुत सारे फ्रिगेट्स चलते हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए। और ये किसी भी रीजन को, उसकी छोटे मोटे देश को तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतना ज्यादा कैपेबल होता है ये एयरक्राफ्ट कैरियर। तो भारत ने अभी हाल में ही 2 सितंबर 2022 को कमीशन किया है आईएनएस विक्रांत। और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ये लगभग 262 मीटर लंबा है, 262 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है। और इसको बनाने की जो लागत थी वो 20,000 करोड़ आई थी। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। कार्बन न्यूट्रल समझ लेते। कार्बन न्यूट्रल होता क्या है? कार्बन न्यूट्रल मतलब कि किसी एयरपोर्ट को संचालित करने के लिए आपको ऐसी चीजों का यूज नहीं करना पड़ रहा जो बहुत ज्यादा कार्बन एमिट करती हैं। जैसे कि वहां पर बिजली की जरूरत पड़ती है तो आप तापीय ऊर्जा, जो कोयले से बिजली बनती है, उसका यूज नहीं कर रहे हैं। आप मेनली सौर ऊर्जा का यूज कर रहे हैं, पवन ऊर्जा का यूज कर रहे हैं, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं, ऐसे इक्विपमेंट वहां पर यूज कर रहे हैं जो कार्बन एमिट्स नहीं करते हैं। तो भारत का पहला जो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है वो लेह में, और इसका नाम है कुशोक बकुला रिम्पोचे विमानपत्तन। एयरपोर्ट को हिंदी में विमानपत्तन ही कहते हैं। भारत ने हाल में ही किस देश से चीते खरीदे हैं? आप जानते हैं कि भारत में चीते सन 1952 में विलुप्त हो गए थे। उसकी घोषणा 1952 में कर दी गई थी कि अत्यधिक शिकार की वजह से वो विलुप्त हो चुके हैं। और उनका अत्यधिक शिकार किया जाता था क्योंकि उनकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट थी, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी, मेडिसिन बनाई जाती थी, और इलीगली सेल किया जाता था ब्लैक मार्केट पर। तो उसकी वजह से, अत्यधिक शिकार की वजह से वो विलुप्त हो गए। लेकिन भारत सरकार ने उन्हें वापस से भारत में लाने की योजना बनाई है। और इसी के तहत एक अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके दक्षिण में एक देश है नमीबिया, वहां से भारत सरकार ने कुछ चीते खरीदे हैं और उनको मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू से पहले 14 भारत के राष्ट्रपति हो चुके हैं। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में जान लीजिए कि राष्ट्रपति होने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी। 2015 से 2021 तक ये राज्यपाल रही। और पॉलिटिक्स में आने से पहले ये शिक्षक थी, स्कूल में शिक्षक थी, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, उसके बाद सिंचाई विभाग में भी इन्होंने एज ए ऑफिसर्स काम किया है। इसके बाद ये पॉलिटिक्स में आई। 1997 के आसपास इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था, तब ये पार्षद चुनी गई थी। उसके बाद 2000 में ये विधायक बनी थी और 2015 के आसपास ये झारखंड की राज्यपाल नियुक्त हुई थी। और ये मेनली उड़ीसा से आ जाती हैं, इनका मूल निवास जो है वो उड़ीसा है। भारत के किन प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा को ही अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। आप जानते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे कहते हैं इक्वेटर, वो भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, एक नॉर्दर्न रीजन, एक सदर्न रीजन, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वो उस इक्वेटर को कहा जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। उस 0 डिग्री लैटिट्यूड के ही नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 प्रदेशों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा है। अब देख लीजिए, जैसे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ,
इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में एक और लाइन गुजरती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। और कहा जाता है जो सन की लाइट है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में डायरेक्ट पड़ती है। और इससे ज्यादा ऊपर जाए या इससे ज्यादा नीचे जाए तो सन की जो लाइट है वो टिल्टेड होने लगती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो इस रीजन में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और यही कारण है कि जो इतने भी यूरोपीय देश है वो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है उससे काफी ऊपर आते हैं, तो वहां पर सन की लाइट टिल्टेड पड़ती है तो उतनी गर्मी रहती नहीं है, ज्यादातर वहां मौसम सर्दियों का होता है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किन प्रदेशों से गुजरती है? मानक समय रेखा का मतलब यह है कि देखिए हर देश की अपनी एक अलग मानक समय रेखा होती है। लेकिन कुछ ऐसे बड़े देश भी हैं जैसे रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, जिनकी एक से ज्यादा मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा का मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक वो लाइन है, अगर जिस उस लाइन पर जो टाइम, जिस स्पेसिफिक पॉइंट पर जो टाइम होता है ना, वो उस पूरे देश का टाइम माना जाता है। तो भारत की भी एक मानक समय रेखा है जो गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पे गए? तो नवंबर 2022 अभी हाल में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर रसिया के आधिकारिक यात्रा पे गए और इन्होंने वहां पर विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की है, जैसे कि भारत और रसिया का जो ट्रेड है वो हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खासकर कोरोना के बाद और ये रसिया यूक्रेन वॉर के बाद। तो हो क्या रहा है कि रसिया तो भारत को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रसिया से ऑयल बाई कर रहे हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में, लेकिन भारत रसिया को कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसी चीज पे बात करने के लिए कि हम भी कुछ एक्सपोर्ट कर सके रसिया को, तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए एस जयशंकर रसिया गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की निम्न में से किस देश के साथ सीमा विस्तार सबसे कम है? आप जानते हैं भारत 7 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें से जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है वो है अफगानिस्तान। ये आप देखिए यहां पर बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट दिखाई पड़ रहा होगा जहां पर भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री मीट कर रही है, मिल रही है आपस में। लेकिन भारत की जो बाउंड्री अफगानिस्तान से लगती है वो हिस्सा भारत कंट्रोल नहीं करता, वो हिस्सा पाकिस्तान कंट्रोल करता है इलीगली, और पाकिस्तान उसे कहता है गिलगिट बल्टिस्तान, जबकि भारत उसे लद्दाख के अंडर में मानता है, और जबकि मानता क्या है ही वो। और इस जो लाइन मीट कर रही है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, इसे डूरंड लाइन कहते हैं, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसे भी डूरंड लाइन कहते हैं। 1896 में ये लाइन अंग्रेजों के द्वारा खींची गई थी और तब से कई सारे विवादों के बावजूद ये वहां पर बनी हुई है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दर्रों से आप समझ सकते हैं कि दर्रे क्या होते हैं, इसको अंग्रेजी में पासेस भी कहते हैं। दर्रे क्या करते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं या बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियां होती हैं, उनके बीच से निकलने का एक रास्ता होता है, पतला रास्ता होता है। और भारत में जितने भी अटैक हुए हैं मेनली इन्हीं दर्रों से होके हुए हैं। ये यहाँ पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जहां पर बाउंड्री मिलती है वहां पर गोमल, बोलन ऐसे दर्रे हैं, वहीं से भारत में प्राचीन काल और मध्यकाल में भी अटैक होते रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में हम देखेंगे। जो ये दर्रे करते क्या हैं, कई बार दो देशों को जोड़ते हैं और कई बार दो बड़े शहरों को भी जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। काराकोरम दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये भारत और चाइना को जोड़ता है। ये देखिए इस पॉइंट पर आपको काराकोरम दर्रा मिलेगा। हमारा सेकंड जो दर्रा है वो है जोजिला दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। यहां पर ये दर्रा मौजूद है, इस पॉइंट पर जो पीओके की लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके पास में पड़ता है। और हमारा तीसरा दर्रा डिफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश आपका यहां पर इसकी जो सीमा है वो भारत और नेपाल के बॉर्डर पे ये स्थित है, भारत और नेपाल को जोड़ने का काम करता है। और हमारा नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम में है, ये भी भारत को चीन से जोड़ता है।
यहां पर, और ये जो चीन ने ऑक्यूपाई कर रखा है तिब्बत को, उस रीजन को भारत से कनेक्ट करने का काम करता है। और फिर हमारा है लिपुलेख दर्रा, यह हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, यह भी भारत और चाइना की बाउंड्री पर स्थित है, और नेपाल की जो सीमा है वो भी इससे लगभग मिलती है। पीर पंजाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। अगर आपको श्रीनगर से जम्मू जाना है या जम्मू से श्रीनगर जाना है तो ये पीर पंजाल दर्रे से होते हुए जाया जाता है। पीर पंजाल दर्रा आपको यहां मिलेगा, ये आप देख सकते हैं पीर पंजाल दर्रा, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर के नाम से जानता है, तो उसकी बाउंड्री के काफी पास में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखते हैं इसको। यहां पर आप देखेंगे सन है और सन के पास में ही मरकरी है, लेकिन सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह मरकरी नहीं है, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह वीनस है। ऐसा क्यों है, इसको जान लेते हैं। क्योंकि वीनस पर बहुत ज्यादा संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो किसी भी प्लैनेट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर देती हैं, जिसकी वजह से वो प्लैनेट गर्म होता रहता है। एक्चुअली जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, ये सारी गैसेस करती क्या है कि जो सन की हीट आती है, किसी अर्थ पे पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो उसको ट्रैप कर लेती हैं और उससे को निकलने नहीं, वापस जाने नहीं देती। तो हीट मिलती जाती है, वो प्लैनेट गर्म होता जाता है और एक टाइम के बाद रहने के लायक नहीं रहता है। और भारत में भी और पूरे विश्व में भी यही हो रहा है कि धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और कहा जा रहा है ये 2 डिग्री से ऊपर हो गया या 3 डिग्री से तक बढ़ गया ना, तो समझ लो अंत है धरती का, धरती बचनी नहीं है, सर्वनाश हो जाना है। इसी वजह से दुनिया भर के बहुत सारे देश आने वाले दिनों पर बहुत सारी मीटिंग करने वाले हैं, और प्रीवियस भी बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं इसको रोकने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये कोलकाता में स्थित है। और देख लेते हैं इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ये न्यू दिल्ली में स्थित है, और बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा मुंबई में, और इसी तरह अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। चेन्नई ये तमिलनाडु में पड़ता है यहां पर। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के बारे में यह जान लीजिए कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भारत का पहला नवीनीकरण ऊर्जा पे संचालित होने वाला हवाई अड्डा है। द थ्योरी ऑफ ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया? द थ्योरी ऑफ ड्रेन मतलब कि भारत का धन निष्कासन हो रहा था बहुत, जब से अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी जीती थी 1757 से, जब से भारत से जो धन है ना वो बाहर भेजा जा रहा था यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करके। तो हो क्या रहा था, यहाँ के लोग गरीब पे गरीब होते जा रहे थे, भारत सोने से चिड़िया से कंगाल होता जा रहा था। तो लेकिन भारत ये सब कैसे हो रहा है, तो भारत के लोग इससे अवेयर नहीं थे। तो सबसे पहले जो थ्योरी ऑफ ड्रेन है, मतलब कि भारत से जो धन निष्कासन का सिद्धांत है, वो दादा भाई नौरोजी ने 1867 में दिया था। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि अंग्रेजों की पॉलिसी जो है वो किस तरह की है और किस तरह से वो भारत का धन बाहर भेज रही है, जिससे भारत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, और ये जो वंश था आज से 2500 साल पहले था। मौर्य वंश से भी पुराना वंश है ये। हर्यक वंश के बाद नाग वंश आया था, और नाग वंश के बाद मौर्य वंश। और अजातशत्रु जो हैं ये गौतम बुद्ध के समय थे, इनके पिता जो है बिंबिसार, वो भी गौतम बुद्ध के समय थे। और एक चीज और जान लीजिए, आपने बाहुबली में एक मूवी है बाहुबली, उसमें आपने देखा होगा कि भल्लाल देव एक रथ लेके चलता है और उसके आगे एक काटने वाली मशीन लगी होती है। तो उस चीज का आविष्कार भी अजातशत्रु ने किया था, रथ मूसल यंत्र कहते हैं उसको। और जो बाहुबली थे, जिस हथियार से वो बड़े बड़े गोले फेंक रहे थे दुश्मन के ऊपर एक युद्ध में, उसका आविष्कार भी अजातशत्रु ने ही किया था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक मेडिसिन से संबंधित है। इसमें मेडिसिन के बारे में, विभिन्न टाइप के रोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। और जो चरक थे ना, वो आज से 2000 साल पहले थे और कनिष्क के दरबार में रहते थे। जो कनिष्क थे, उन्होंने भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी, और उनका ये साम्राज्य चाइना, जो मध्य एशिया है उसको भी कवर करता था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरे नॉर्थ भारत को कवर करता था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त हुए हैं तरुण कपूर। और सलाहकार बनने से पहले, प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार बनने से पहले ये पेट्रोलियम मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत थे और ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया था? तो ये सेंटर ने होस्ट किया था, केंद्र सरकार ने ये समिट होस्ट किया था और ये मई में हुआ था, मई 2022 में गुजरात के केवड़िया में। इसका मेनली जो पर्पस था कि जो कोरोना पे भारत सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने वर्क किया है, तो उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लोगों को समझाने का, उन पर डिबेट करने का, उन पर तर्क प्रस्तुत करने का। तो यही सब इस मीटिंग में हुआ था कि कोरोना को कैसे मैनेज किया गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस तरह से डील किया गया, किस तरह से भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन की सप्लाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा एक चीज और समझ लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका रीजन है जो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो भी पैंडेमिक कोरोना आया था उसमें, उसका निवारण करने में। विभिन्न टाइप की वैक्सीनेशन को WTO ने रिसर्च की उनके ऊपर, और बहुत सारी अफ्रीकन जो कंट्री है उनको भी WHO के थ्रू मेडिसिन प्रोवाइड की गई थी, वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड की गई थी। और जो WHO की स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसके जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अवेन्या को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो वाहन निर्माता कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने हाल में अनाउंसमेंट की है कि वो 2025 तक एक कार लेके आएगी जो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा 2025 तक। उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो अभी तक उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की नहीं है, लेकिन कार का लोगो जरूर जारी कर दिया है, कुछ इस तरह की दिखेगी ये कार, ये बताया उन्होंने। और इसकी जरूरत इस वजह से भी आ पड़ी है क्योंकि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल पे जो भारत की निर्भरता है वो बहुत ही कम होने जा रही है। तो इसी वजह से आने वाले समय में जितनी भी गाड़ियां होंगी उनमें से ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगी या दूसरी ऊर्जाओं से संचालित होने वाली गाड़ियां होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।